नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर पे। आज का टॉपिक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भाग 2। भाग 1 हम पहले ही कर चुके हैं और भाग 1 में हमने बात की थी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की, कॉजेस की, फैक्टर्स की, और साथ ही साथ हमने बात की थी ब्रह्मो समाज के बारे में। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं इस भाग 2 में या पार्ट 2 में, आप कृपया करके हमारे फेसबुक पेज ज्ञानम ऊना या फेसबुक पेज हिम फोकस एजू क्लब या आप हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं। वो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद हम कंटिन्यूटी में पार्ट 2 पे आज हम उस पे लेक्चर फोकस करने वाले हैं। जो भी नए हैं या जो भी पुराने हैं, सबसे पहले मैं तो समराइज करने वाला हूं कि हमने पिछले कल जो भाग 1 में किया था, ठीक है जी, तो वो क्या क्या चीजें हमने की थी, जस्ट मैं एक ब्रीफ समराइज करूंगा। सबसे पहले हमने ये बात की कि सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के ऐसे क्या आपके पास कारक बने कि सुधारकों को आना पड़ा, कि रिफॉर्मर्स को आगे आना पड़ा। कई ज्यादा कुरीतियां थी आपके पास हिंदुइज्म में भी, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि सोशल एंड रिलीजियस इल, ये पहला फैक्टर है। सोशल एंड रिलीजियस इल ये पहला फैक्टर है। जैसे कि सुपरस्टिशन की मैं बात कर लूं, अंधविश्वास की मैं बात कर लूं, ऑर्थोडॉक्सिकल माइंडसेट की मैं बात कर लूं, तो ये कुछ कारण बने कि सुधारकों को आना पड़ा, ठीक है जी। जैसे मैं अगर बात करता हूं राजा राममोहन रॉय, हम पहले ही बात उन्हीं की करेंगे, तो वो पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ थे कि ऐसा है तो ये गन करवाइए, इनके खिलाफ थे, ठीक है जी। तो ये कुछ इल्स, सोशल एंड रिलीजियस इल्स हैं। दूसरी बात करूं सप्रेशन ऑफ वीमेन्स, स्त्रियों के साथ काफी भेदभाव या उनको जो है उत्पीड़न किया जाता था, उनके साथ डिप्रेशन हुआ करता था। किस तरह से? स्त्रियों की अगर मैं फोकस करूं, गर्ल्स को जो है जन्म लेने से पहले ही, मतलब उनकी इन्फेंट स्टेज में ही उनको मार दिया जाता था। आप हिस्टोरिकली एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ज्यादातर पुत्र की इच्छा होती थी, पुत्री की इच्छा नहीं होती थी। जनरली आप देखते हैं कि आपके पास बेटियों को जो है वो इन्फेंट, मतलब कि बाल उसमें ही अवस्था में ही मार दिया जाता है। उससे आगे की बात करें तो सती प्रथा बहुत ही प्रचलित था। सती प्रथा, जब किसी महिला के जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को भी उस अपने पति के साथ अपने आप को भी आग में धकेलना होता था। अगर वो फिर भी सती प्रथा से वंचित रह जाती तो उन्हें अलग से कमरे में बंद कर दिया जाता और सामाजिक या सोशल इंटरेक्शन उससे उन्हें दूर कर दिया जाता। तो एक तरह से उत्पीड़न ही है। तो इस चीज में रिफॉर्म चाहते थे कुछ सुधारक या कुछ रिफॉर्मर्स। अब मैं तीसरे कारक की बात करने जा रहा हूं। तीसरा कारक भी बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसे नाम दिया है कास्ट रिजिडनेस। आप लोगों को, आप सब जन को पता है कि जातिवाद किस तरह से जो था वो काफी एक्सटेंट तक फैला हुआ था, ठीक है। और इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, दैट मींस वो जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो फैली थी उसको खत्म करने के लिए भी रिफॉर्मर्स या सुधारकों को आगे आने पड़ा। ओके, कास्ट रिजिडनेस ये भी। और एक और आपके पास फैक्टर, कारक मैं पहले ही बता चुका हूं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। आप सब जानते हैं कि यूरोपियन का आपके पास आगमन हुआ इंडिया में। ओके, वास्को डी गामा के आने के बाद जो है वो यूरोपियंस जो है वो भारत को कॉलोनी बनाने लगे और धीरे धीरे भारत जो है वो कॉलोनी बन गया। और एट द एंड टिल 1947 वो ब्रिटिश के अंडर रहा। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो आने शुरू हो गए। कई ऐसे सुधारक थे जो इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ भी थे।
ठीक है, तो ये तो कारक थे कि जिसके कारण इन सुधारकों को आना पड़ा, इन रिफॉर्मर्स को आना पड़ा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, देखिए कोई आपसे फैक्टर्स नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें रटना नहीं है, हमें क्रैम नहीं करना, हमें अब हम जो है एक ऐसी स्टेज पे कि अब हमें सब कुछ समझ कर उसे जो है हासिल करना है। क्लियर है? जितना क्रैम करेंगे हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को, जितना क्रैम करेंगे उतनी जल्दी हम भूल जाएंगे। सो बेटर इज टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना जरूरी है। सो पहले ही मैं बात करने जा रहा हूं, तो मैंने टॉपिक लिखे हैं, मैंने ब्रह्मो समाज शुरू किया था पार्ट 1 में, जो आज मैं कवर करूंगा, ब्रह्मो समाज फुल कवर कर दूंगा, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल मूवमेंट एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए ये कुछ ऐसे विषय हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नहीं नकार सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि इनको छोड़ दूं तो काम बन जाएगा। जीके, अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं, बहुत ही एक्सपैंड टॉपिक है, कभी एंडलेस टॉपिक है, लिमिटलेस टॉपिक है, ठीक है जी। तो ये चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चन अराइज होंगे, यूपीएससी में कह लो या एसएससी में कह लो, या अपने हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स की मैं बात कर लूं, ये सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म एक बर्निंग टॉपिक रहता है, ठीक है जी, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सवारी वाला टेंपल का चला हुआ है तो टेंपल एंट्री मूवमेंट आप आगे चल के करेंगे, ठीक है जी। तो कई केसेस में ये जुड़े हुए हैं, राइट। चले, तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज की मैं इसको फिर समराइज कर दूं कि हमने कहां तक कवर किया। ब्रह्मो समाज में हमने इनके संस्थापक की बात की, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बहुत ही आपके पास जिसे कहते हैं कि काफी ज्यादा, जैसे उगर इन द सेंस कि काफी ज्यादा उत्साहित है ये व्यक्ति रिफॉर्म्स लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। सो राजा राम मोहन राय एक लिबरल व्यक्ति हैं, 1772 से लेकर 1883 तक इनका टाइम पीरियड है। कब पैदा हुए? 22 मई 1772। कब? 22 मई 1772 को राधानगर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ, ठीक है जी। और अब मैं इनकी अगर लाइफ की बात करता हूं, सो अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ऑर्थोडॉक्सिकली माइंडसेट जो थे, इनके माता जी या पिताजी ये थे, इवन कि अगर मैं बताऊं जब ये सुधार के फॉर्म में थे, जब ये सुधार कर रहे थे, इनकी माता जी भी इनके खिलाफ हो गई थी। ओके, अब ये क्या चाह रहे हैं? रिफॉर्म चाह रहे हैं। सो इन्हीं रिफॉर्म्स में भारत में जो सुधार लाने का सबसे प्रथम श्रेय जाता है तो वो राजा राम मोहन राय को जाता है। देखिए, चलिए फिर से रिपीट करता हूं, तो आपके पास राजा राम मोहन राय, जो मैंने कहा कि इनके नाम के साथ भी राजा लगा है, तो ये नाम के भी राजा थे। सो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहकर इन्हें पुकारा गया है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक इन्हें कहा गया है, फादर ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्हें कहा गया है, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था जो है मूर्ति पूजा में नहीं थी, और इन्होंने फारसी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तोहफत उल मुवाहिदीन। मुवाहिदीन, तोहफत उल मुवाहिदीन, फारसी में ये पुस्तक लिखी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 1809 में पुस्तक के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इस किताब में, इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? इस किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा एक ईश्वरवाद की प्रशंसा की। तो तोहफत उल मुवाहिदीन इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्लियर है। इन्होंने कई किताबें जो है, मतलब कि इनके द्वारा जो है वो किताबें, मैंने बोला कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट लिखी गई 1809 में, हम पहले कर चुके हैं, और 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। उसके बाद पुस्तक की जब रचना की और इस तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडन किया, तो इनके पिता द्वारा इनको घर से निकाल दिया गया। 4 वर्ष तक इन्होंने
भारत का भ्रमण किया। फिर इनके पिता के द्वारा आग्रह करने पर बुलाया गया तो ये फिर से घर चले गए। इन्होंने फिर विवाह किया, परंतु आपके पास यहां पर कुछ रूढ़िवादी व्यक्तियों के उकसाने पर इनको दोबारा से फिर से घर से निकाल दिया गया 1799 में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इनकी जीवनी आप समझ रहे हैं कि किस तरह से रूढ़िवादी व्यक्ति जो थे वो इनके खिलाफ हो गए थे, इनके पिताजी भी इनके विचारों से खिलाफ थे। ठीक है जी, चलें, तो ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। देन उसके बाद मैंने बताया कि 20 अगस्त 1828, सो डेट क्या है, 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज का गठन किया। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज का गठन किया। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, 1817 की अब मैं बात करने जा रहा हूं। 20 जनवरी 1817 को क्या हुआ, 20 जनवरी 1817। सो ये डेट आप लोगों को, आप जिनको याद है, जो भी पुराने जिन्होंने मेरा पार्ट 1 देखा है, तो यहां पर आपके पास हिंदू कॉलेज की स्थापना की किसने, डेविड हेयर ने। और डेविड हेयर ने किन की सहायता से, राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। ये डन, ये हमने कर चुके हैं हम एक चीज। ठीक है जी, देन 1825 की हमने बात की थी। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने आपके पास, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की नींव रखी। वेदांत कॉलेज की नींव रखी किन्होंने, राजा राम मोहन रॉय। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या वेदांत कॉलेज किस लिए, टू ऑफर इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस। ओके, इसका मतलब क्या है, भारतीय की जो टीचिंग है वो भी, जो इंडिया के इतिहास है, वेद है, उनकी जानकारी भी दी जाएगी, साथ में आपके पास पश्चिमीवाद या वेस्टर्न साइंसेस के बारे में भी एक साइंटिफिक नॉलेज दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय वेदों का ही ज्ञान, परंतु वेस्टर्न जो एजुकेशन है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसकी भी आपके पास यहाँ पर टीचिंग दी जाएगी। राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज। ओके, नेक्स्ट 1829 की मैं बात करूं, सो विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उन्होंने जनरली राजा राम मोहन राय की मदद से जो है सती प्रथा को इलीगल घोषित किया कि सती सिस्टम इज एन इलीगल प्रैक्टिस। सो ये एक कर होना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए। तो विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन राय के एफर्ट से सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने बात की थी कि 1821 में इनका एक बंगाली वीकली आया था, साप्ताहिक पत्रिका इनकी आई थी, नाम था संवाद कौमुदी। नाम क्या था उसका, संवाद कौमुदी। तो ये मैं पहले ही करवा चुका हूं, संवाद कौमुदी। एंड देन मैंने बताया था अगले ही साल 12 अप्रैल 1822 में इनका एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती है पर्शियन भाषा में। तो उस न्यूज़पेपर का या उस पत्रिका का नाम क्या है, मीरात उल अकबर। और उस पत्रिका का नाम क्या है, मीरात उल अकबर। ठीक है जी, चलिए एट द एंड मैं आपको बता दूं कि राम मोहन रॉय को जो ये राजा उपाधि दी गई है वो मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। और अकबर द्वितीय का मैंने समय काल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 1806 से लेकर 1837 तक। क्लियर है बात? चले, सो आफ्टर राजा राम मोहन रॉय की जिन्होंने ब्रह्मो समाज का गठन किया, उसके बाद मैंने बताया कि कौन जुड़ते हैं इसके साथ। उसके बाद जुड़ते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन जुड़ते हैं आपके पास, देवेंद्र नाथ टैगोर।
तो देवेंद्रनाथ टैगोर जोड़ते हैं। टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 1817 से लेकर 1905 तक इनका समय काल है। ये फादर हैं सो किसके, फादर ऑफ, सो प्रसिद्ध आपके पास जो है, आपके पास नोबेल राइटर है, नाम है उनका रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। सो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। सो कब ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज को, 1842 में ये ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं। 42 में ये ज्वाइन करते हैं, परंतु 42 में ज्वाइन करने से पहले इनकी खुद का एक संगठन था जिसका नाम था तत्व बोधिनी सभा। तो तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन हैं? सो 1839 में तत्व बोधिनी के संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर तत्व बोधिनी सभा 1839, ट्रुथ सीकर्स भी आप इसे कह सकते हैं, और 1842 में इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके जी। सो चलिए इसे मिटा देते हैं, और आफ्टर देवेंद्रनाथ टैगोर कौन आते हैं तो उनके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। आफ्टर देवेंद्रनाथ टैगोर आपके पास यहां पर ज्वाइन करते हैं 1858 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं, और उन व्यक्ति का नाम है, सो याद करिए नाम क्या है, केशव चंद्र सेन। व्यक्ति का नाम केशव चंद्र सेन, ज्वाइन करते हैं 1858 में। और मैंने बताया कि इससे पहले ही हमारे पास एक व्यक्ति आए हैं देवेंद्रनाथ टैगोर नाम से ये व्यक्ति आए। इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को उपाधि दी, कौन सी, आचार्य की उपाधि दी केशव चंद्र सेन को 1858 में। परंतु सब कुछ सही चल रहा था, ब्रह्मो समाज बहुत ही एक जटिल तरीके से काम कर रहा था, परंतु केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं, आपसी डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, आपसी मतभेद पैदा होते हैं, कोई आइडियोलॉजिकली आपके पास यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कब? अराउंड 1865 में मतभेद पैदा हो जाते हैं, और इसी के कारण इनसे आचार्य की उपाधि, देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं आचार्य की उपाधि किससे, केशव चंद्र सेन से छीन लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1865 में आचार्य की उपाधि जो है केशव चंद्र सेन से छीन ली जाती है बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ब्रह्मो समाज, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ब्रह्मो समाज के भाई बीच में क्या हो गए, अब टुकड़े हो गए। ब्रह्मो समाज के टुकड़े क्यों हो जाएंगे? क्योंकि केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, इसका जो आधा हिस्सा है ब्रह्मो समाज का, ठीक है जी, वो चला जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को, और आधा हिस्सा जो है वो चला जाता है केशव चंद्र। ये आधा हिस्सा कहने का मतलब ये नहीं कि बट जाता है कि भाई ये बहुत, ये कोई केक है कि उसको काट, नहीं, मतलब क्या है, एक संगठन है। तो ब्रह्मो समाज जो है उसकी, जो ब्रह्मो समाज की क्या होगी, दो शाखाएं बन गई एक तरह से, दोनों में आपस में डिस्प्यूट है। दो शाखाएं कौन सी? अगर मैं आधे हिस्से की बात करूं, आधे से याद रखना, तो इस हिस्से का क्या नाम देंगे हम, आदि ब्रह्मो समाज। सो आदि ब्रह्मो समाज। और इस हिस्से का मैं क्या नाम दूंगा, इस हिस्से का नाम देंगे हम
ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इस हिस्से को हम नाम देंगे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्मो समाज कह लीजिए। तो जनाब ये बाइफर्केशन जो होता है कब होता है? 1866 में। 1865 में मतभेद हुए, उसके अगले ही जो है उपरांत जो है वो आपके पास दो भागों में विभाजित हो गया। आपके पास एक का नाम दिया मैंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक का नाम दिया जनाब आधा हिस्सा। तो आधा से आदि याद रखेंगे, आदि ब्रह्मो समाज। तो आदि ब्रह्मो समाज किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आपके पास ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। आशा करता हूं इतना आपको याद रहेगा। क्लियर? चलिए अगेन ब्रह्मो समाज काफी जो था कि आशा लेकर आगे चल बढ़ा था। 1866 में दो गुटों में विभाजित हुआ। अब ये दो गुटों में विभाजित हुआ, फिर भी स्मूथनेस जो थी वो चाहा कि वैसे स्मूथनेस बनी रहे, परंतु फिर से इसके ऊपर जो है एक और आपके पास जो है इसके ऊपर एक और आपके पास जिसे कह सकते हैं कि इफेक्ट हुआ। वो किसका इफेक्ट हुआ? वो कब इफेक्ट हुआ? तो 1878 में एक केस होता है। 1878 में एक ऐसी चीज होती है कि जो ब्रह्मो समाज एक अकेला संगठन बनकर सामने आया था 1878 में, अब ये 3 शाखाओं में बंटने वाला है। तो आदि ब्रह्मो समाज वैसा ही रहता है, तो आदि ब्रह्मो समाज ऐसा ही रहेगा। सो ये आदि ब्रह्मो समाज में यहां पर दिखा रहा हूं। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बात करूं तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का 2 में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का भारतीय ब्रह्मो समाज में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कारण क्या है ये सुनिएगा। 1878 में केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह एक माइनर महाराजा ऑफ कूच बिहार से कर देते हैं। कूच बिहार इन पश्चिम बंगाल में ही है, तो ध्यान रखिएगा 13 वर्षीय। ठीक है जी। 13 वर्षीय के बाद एक और चीज है कि जो विवाह होता है वो ऑर्थोडॉक्सिकल हिंदू रिचुअल से होता है, मतलब पुराने रीति रिवाजों से होता है। अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मो समाज फोकस कर रहा था विडो रीमैरिज पे, फोकस कर रहा था इंटरकास्ट मैरिज पे, बट अगेंस्ट था चाइल्ड मैरिज पे, अगेंस्ट था ऑर्थोडॉक्सिकल रिचुअल्स पे, हिंदू रिचुअल्स पे। परंतु यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको? ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रचार करने हम ऐसी चीज का प्रचार कर रहे हैं जिसका सेवन हम खुद भी करते हैं और ऐसी चीज को मना भी कर रहे हैं ऐसा ना करें। ठीक है जी। तो यहां पर भी वही चीज है। तो केशव चंद्र सेन जी ने क्या किया? 1878 में अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह माइनर कूच बिहार राजा महाराजा से किया। और इसी कारण आपके पास जो 1878 में जो अनुयायी थे, जो डिसिपल्स थे, जो फॉलोअर्स थे किसके? केशव चंद्र सेन के, उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से अपना जो है नाता तोड़ दिया। यहां पर तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ही रहा, परंतु तीसरे नंबर पे मतलब ये वाला जो विभाजन हुआ उसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्मो समाज। तो उसका क्या नाम पड़ता है? साधारण ब्रह्मो समाज उसका नाम पड़ता है आपके पास। ठीक है जी। तो साधारण ब्रह्मो समाज में विभाजित हो गया। साधारण ब्रह्मो समाज में वो डिसिपल्स कौन कौन थे? तो पहले डिसिपल का नाम है अनंत मोहन बोस और दूसरा अनुयायी का नाम है शिव चंद्र देव और तीसरे अनुयायी या फॉलोवर का नाम है उमेश चंद्र दत्ता। तो ये 3 अनुयायी जनरली साधारण ब्रह्मो समाज के एक तरह से हम कह सकते हैं संस्थापक हैं। अनंत मोहन बोस, शिव चंद्र देव प्लस उमेश चंद्र दत्त। क्लियर है? 1878 में। अच्छा, अब
तीनों ब्रांचेस हैं जनाब। अब बंगाल में अंत तक मतलब कौन ठहरा रहा, जो कि कौन सा ब्रह्मो समाज, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताता हूं। 22 दिसंबर 2019 को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पेपर में, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मो समाज आफ्टर वेरियस स्प्लिट persisted and remained a force for reforms in Bengal। समझ रहे कुछ बात को, कि इनमें से कौन सा ब्रह्मो समाज का ग्रुप था जो बंगाल में बना रहा। ठीक है जी, सो आंसर इज साधारण ब्रह्मो समाज। So answer is साधारण ब्रह्मो समाज, asked in the exam of Himachal Pradesh district manager exams held on 22 December 2019। So clear, चलेंगे। So आगे बढ़ते हैं हम फिर, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मो समाज का जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है जी, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो राजा राममोहन राय थे वो दो चीजों के बड़े अगेंस्ट हुए, दो चीजों के खिलाफ उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। वो दो चीजें क्या हैं जिनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया? ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो दो चीजें क्या हैं जिनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसी के बारे में उसी के बारे में देखते हैं कि वो दो चीजें क्या हैं। चलो, सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजा राममोहन राय ने वो दो पॉइंट्स क्या हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। पहला, ये लिख रहा हूं मैं ज्यूरी एक्ट। ठीक है, ज्यूरी एक्ट 1827, ज्यूरी एक्ट 1827। सो ज्यूरी हमें खुद ही समझ आ रहा है कि एज अ ज्यूरी एक ऐसे की बेंच है जहां पर जज जो है वो ट्रायल या मुकदमा जो है वो चलाता है। ठीक है जी, so it was opposed by many Indians and Raja Ram Mohan Roy was one of them who strongly opposed this act। क्लियर है, जिन्होंने मतलब कि काफी ज्यादा विरोध किया इस एक्ट का। अब इस एक्ट का क्या कहना है, सिर्फ क्रिश्चियंस ही हैं जो ज्यूरी की कुर्सी पर बैठेंगे, ज्यूरी की चेयर पर बैठेंगे, और हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो उसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ कौन, क्रिश्चियन ही है जो हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा चला पाएंगे। हिंदू, और अगर हिंदू कोई बुद्धिजीवी भी है, चाहे लॉ उसने कर रखा है, या आपके मुस्लिम भी बुद्धिजीवी है, वो उस ज्यूरी की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। सो ये एक ज्यूरी एक्ट 1827 था जिसके खिलाफ राजा राममोहन रॉय ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलें आगे बात करते हैं एक और जिसके लिए उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। 1 जनवरी 1824 में क्या होता है, 1 जनवरी 1824 में हमारे यहां पर एक गवर्नर जनरल रह चुके हैं, नाम है एमहर्स्ट। एमहर्स्ट गवर्नर जनरल 1823 से 1828 तक इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा कि संस्कृत कॉलेज बनेगा। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली संस्कृत कल्चर पे जो है वो लेक्चर या टीचिंग्स प्रदान करेगा। तो इसी के खिलाफ आए कौन, इसी के खिलाफ आपके पास आए हैं कौन, आए हैं राजा राममोहन रॉय। स्ट्रांगली प्रोटेस्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ संस्कृत। चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाम है प्रार्थना समाज। ठीक है जी, सो नाम है प्रार्थना समाज जिसका गठन हुआ 1867 में। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की, तो इसका मतलब ये भी कोई ऐसा ही संगठन होगा जो किसी प्रकार की कुरीतियों को खत्म करने के लिए होगा। देखिए, दो तरह से आपको यहां पर संगठन मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे जो लिबरल आइडियाज पे काम करेंगे। लिबरल आइडियाज का मतलब क्या है, जो पुराने विचारों की जो है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए, मतलब उसको ऐसे ही आगे ना अपनाते हुए उसकी तरफ एक नया
आपके पास जो है उसका नया बदलाव लाने के लिए, ठीक है जी, एक रिवाइवल करने के लिए। सो एक होते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब है तंग विचारों वाले, जो चाहते हैं कि पुरानी चीज जैसे चली आ रही है वैसा ही चलता रहे। सो प्रार्थना समाज 1867 में गठन हुआ। ये इस समाज की खास बात यह है कि ये भी क्या है, लिबरल है, जिस तरह से ब्रह्मो समाज में था। 1867 ये ऑफशूट है किसका, ब्रह्मो समाज का। किसका ऑफशूट है, ब्रह्मो समाज का। तो 1867 और ये ऑफशूट है किसका, ब्रह्मो समाज का। ये एक शाखा है किसकी, ब्रह्मो समाज की। तो बॉम्बे में इस संगठन का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट हुई है। बॉम्बे में इस संगठन की एस्टैब्लिशमेंट हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि किसने इसकी जो है वो आपके पास संगठन की जो है स्थापना की, तो आत्मा राम पांडुरंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा राम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। और क्या लिखा है जी, विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। आप तमिलनाडु की आप गवर्नमेंट की जो बुक खोल सकते हैं या एनसीईआरटी, तो वहां पे लिखा है आत्माराम पांडुरंग जो है वो केशव चंद्र सेन के साथ जो है साथ से इन्होंने प्रार्थना समाज का गठन किया। नाउ 1870 में इनके साथ और भी कुछ प्रमुख व्यक्ति जुड़े। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1870 में इनके साथ और भी कुछ लीडर्स जुड़े, तो उनके नाम मैं बता दूं। सो जस्टिस एम.जी. रनाडे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जस्टिस एम.जी. रनाडे। सो कहीं पर इन्हें महादियो DO करके लिखा है और कहीं पे O की जगह V लगाया है। महादियो गोविंद रनाडे इनका नाम है। महादेव गोविंद रनाडे इनको कहकर पुकारा गया है, या महादेव गोविंद रनाडे कहकर इन्हें पुकारा गया है। 1842 से लेकर 1901 तक इनका टाइम पीरियड है। सो क्लियर होगा। उसके बाद आरजी भंडारकर एक और इनके पास यहां पर रिफॉर्मर जुड़ते हैं। आरजी भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ठीक है। एक और आपके पास रिफॉर्मर जुड़ते हैं 1837 में इनका जन्म होता है और 1925 तक इनका टाइम पीरियड है, ठीक है जी। तो ध्यान रखें जस्टिस एम.जी. रनाडे। देन मैंने बात की आरजी भंडारकर की, ठीक है जी। देन उसके अगले आपके पास कौन है, एन.जी. चंदावरकर, ठीक है जी। अगले रिफॉर्मर हैं एन.जी. चंदावरकर, नारायण गणेश चंदावरकर। 1855 से लेकर 1923 तक, 1855 से लेकर 1923 तक। नाम क्या बताया मैंने, नारायण गणेश बताया। राम क्या बताया, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर बताया। एम.जी. रनाडे के साथ मैंने क्या बताया, महादेव गोविंद रनाडे बताया। याद कैसे रखना है, एम.जी., आर.जी., एन.जी., ठीक है जी। ये इस तरह से आपने याद रख लेने आपने नाम, ठीक है जी। और प्रार्थना समाज है तो पी से शुरू हुआ जनाब, और यहां से PA से शुरू हुआ, PRA, और ये P से, तो प्रार्थना से याद रखेगा पांडुरंग नाम से। और बॉम्बे इनका जो है वो इनका जो प्रमुख जो है वो एक तरह से मुख्यालय मान लीजिए। और 1867 में इसका गठन हुआ, ठीक है जी। चलिए एक और प्रमुख व्यक्ति हैं जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वीरा
सेलिंगम पांतुलू करके। वीर सेलिंगम पांतुलू करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति हैं। 1848 से लेकर 1919 तक, 1848 से लेकर 1919 तक वीरा सेलिंगम पांतुलू 1848 से लेकर 1990 तक। क्यों इंपॉर्टेंट है? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। ये भी आपके पास क्या है? ये भी एक सुधारक हैं, ये डेक्कन के सुधारक हैं, ये सोशल रिफॉर्मर हैं, ये राइटर हैं मद्रास प्रेसिडेंसी से, ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी से ये क्या है? एक लेखक हैं। क्लियर? खास बात आपको बता दूं मैं, इन वीरा सेलिंगम पांतुलू को जो है और किस नाम से पुकारा जाता है? मैं ये रब कर रहा हूं, जस्टिस एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर और आत्माराम पांडुरंग, इवन केशव चंद्र सेन। तो ये 5 व्यक्ति कहां पर? प्रार्थना समाज में। छठे की मैं बात कर रहा हूं, छठे व्यक्ति, छठे रिफॉर्मर, छठे सुधारक जो जुड़े हैं उनका नाम है वीरा सेलिंगम। आपके पास वीरा सेलिंगम पांतुलू उनका नाम है। ठीक है जी। आपको बता दें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीरा सेलिंगम पांतुलू को जो है राव बहादुर का टाइटल दिया। इनको 1893 में राव बहादुर का टाइटल इन्हें दिया गया, जो कि उपाधि इन्हें दी। ये राव बहादुर ये उपाधि दी जाती थी जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काफी अच्छा कार्य करते थे। और बता दूं, इन्हें राजा राम मोहन रॉय भी कहा जाता है ऑफ आंध्र प्रदेश का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश, अगर मैं बोलूं दक्षिण भारत का ही कह लो यार, आंध्र प्रदेश का इन्हें राजा राम मोहन रॉय भी कहा जाता है। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं फादर ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट इन तेलुगु, फादर ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट इन तेलुगु किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेनेसेंस पुनर्जागरण आंदोलन है ना जी, रेनेसेंस मूवमेंट इन तेलुगु, तो वो भी किसे कहा जाता है? वीरा सेलिंगम पांतुलू को कहा जाता है। तो प्रार्थना समाज। क्लियर? अगेन रिपीटिंग, कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे? आत्माराम पांडुरंग पहले व्यक्ति 1867 केशव चंद्र सेन की मदद से। दूसरी बात करूं तो जस्टिस आपके पास महादेव गोविंद रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपके पास आरजी भंडारकर, देन एनजी चंदावरकर एंड वीरा सेलिंगम पांतुलू। नाम मत भूलिएगा, वीरा सेलिंगम पांतुलू। क्लियर है बात? ओके। मैं आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। 22 दिसंबर 2019 को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पेपर में अगेन ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रार्थना समाज, कि जो प्रार्थना समाज से एसोसिएटेड नहीं था व्यक्ति उसे ऑप्ट आउट करे। ऑप्शन में क्या थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन में क्या थे? महादेव गोविंद रनाडे थे। ऑप्शन में क्या थे? वीरा सेलिंगम पांतुलू थे। फोर्थ ऑप्शन क्या था? पंडित लेख राम था। कौन सा ऑप्ट आउट होगा? आपके जवाब पता है आपको। कौन सा बाहर निकल जाएगा? अगर आपको पता है ना कि कौन कौन थे तो आप उसे ऑमिट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रार्थना समाज में एम बता देता हूं। एम क्या है इनका? प्रार्थना समाज का जनरल एम क्या है? इंटर डाइनिंग।
इंटर डाइनिंग, जब भी मैं इंटर शब्द का मतलब अगर हम यूज करते हैं, अगर इंटर शब्द जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल, एक देश से दूसरे देश, ठीक है। इंटर डाइनिंग मतलब क्या हुआ, बिना किसी धर्म के मानते हुए, बिना किसी कास्ट, बिना किसी क्रीड, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी सेक्स को मानते हुए, जेंडर को मानते हुए हम आपस में मिलकर क्या करें, भोजन करें। ये नहीं कि भाई अलग जाति का अलग बिठाओ इसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटर डाइनिंग पे ये फेवर करते थे, ठीक है जी। दूसरा है मोनोथिज्म को भी इन्होंने क्या किया, फेवर किया। मोनोथिज्म एकेश्वरवाद के भी क्या थे, ये फेवर में थे मोनोथिज्म। तीसरा विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज के भी क्या थे, ये फेवर में थे। विडो रीमैरिज के भी ये फेवर में थे। क्लियर है। कास्ट विजिटनेस की बिल्कुल खिलाफ थे। अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन ये चाहते थे और वीमेन एजुकेशन भी ये चाहते थे। क्लियर। सो प्रार्थना समाज आपको क्लियर है, चलेंगे। सो अगला टॉपिक मैं आपके पास आता हूं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपके पास है, छोटा सा ही टॉपिक है, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट। सो यंग बंगाल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट नाम देखिए, यंग इसके साथ शब्द लगा है, दूसरा बंगाल, और मूवमेंट तो पता है आंदोलन। यंग मतलब क्या है कि नौजवानों का एक संगठन होगा जो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जो क्या करते हैं, एक आंदोलन करते हैं। सो अब इनके संस्थापक कौन थे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। इनके संस्थापक कौन थे, हेनरी विवियन दरोजियो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी विवियन दरोजियो जो थे, संस्थापक थे 1809 से लेकर 1833, 1809 से लेकर 1833, कोलकाता, बंगाल का ये कोलकाता जो है एक सेंटर पॉइंट है बुद्धिजीवियों का। ये इंडियन पोइट हैं, पोर्टुगीज पुर्तगाली ओरिजिन के, इंडियन पोइट हैं पुर्तगाली ओरिजिन के, और असिस्टेंट हेडमास्टर जो हैं ये रह चुके हैं हिंदू कॉलेज के। असिस्टेंट हेडमास्टर कौन से, हिंदू कॉलेज के, 1826 से लेकर 1831 तक, 1826 से लेकर 1831 तक ये असिस्टेंट हेडमास्टर के तौर पर रह चुके हैं, हेडमास्टर के तौर पर रह चुके हैं। देखिए एच हेडमास्टर, एच हेनरी, और कौन से कॉलेज, एच फॉर हिंदू कॉलेज, ठीक है जी। हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट हेडमास्टर रह चुके हैं। नाम क्या है, हेनरी विवियन दरोजियो। सो he is very much inspired from the French Revolution। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 से लेकर 9 नवंबर 1799 तक। सो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है जी। तो ये जनरली अपोज करते थे डेकेडेंट कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को। क्लियर है। और जो यंग स्टूडेंट्स या फॉलोवर्स इनसे प्रभावित थे उनको डेरोजियंस नाम से जाना जाता था। उनको किस नाम से जाना जाता था, डेरोजियंस नाम से जाना जाता था। जो भी यंग व्यक्ति, ये भी फॉलोवर्स जो इनसे प्रभावित थे, उनको डेरोजियंस नाम से जाना जाता था। और जो मूवमेंट स्टार्ट किया, जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उसे यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर बात, ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1833 में इनकी मृत्यु होती है, किस कारण, कोलेरा का, ठीक है। सो इनको हैजा हो जाता है या कोलरा हो जाता है या हैजा हो जाता है, जिसके कारण 1833 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, आई गेस सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है जी। सो अगर नहीं भी क्लियर है तो कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो आशा करता हूं सब समझ आया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट जुड़ने के लिए। धन्यवाद।